अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों ये 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली, जिनमें से पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको आपने बड़ी अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बाकी के जो 2 हैं वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे इससे, ठीक है? सबसे पहले हमें जो चीज़ स्टार्ट करनी है बेटा इसमें, उसका नाम है चार्ज। अब चार्ज आप बखूबी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में। चार्ज के बारे में हम ये जानते हैं कि भई चार्ज को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से, और चार्ज का जो यूनिट है, वो होता है कूलम्ब्स। चार्ज असल में बच्चों कहते हैं कि एक तरह की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, क्योंकि हर मैटर के अंदर चार्ज मौजूद होता है। लेकिन हर मैटर के अंदर जो चार्ज मौजूद होता है, वो या तो बैलेंस स्टेट में होगा या तो वो अनबैलेंस स्टेट में होगा। अगर तो भई वो बैलेंस स्टेट में है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो जितने पॉज़िटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे और चीज़ों को कहा जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर वो अनबैलेंस स्टेट में है, यानी कि पॉज़िटिव और नेगेटिव आपस में बराबर नहीं है, कोई एक ज़्यादा है उनमें से, तो फिर आपको बेसिकली चार्ज के होने का एहसास होगा और आपको वाक़ई में चार्ज फिर फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा हम चार्ज को कहते हैं अनडिफाइंड क्वांटिटी। आप कभी भी किसी भी लेवल पर चार्ज की पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई, चार्ज को डिफाइन करने के लिए चार्ज से ज़्यादा किसी बेसिक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ें, तो अगर हम किसी एटम को ब्रेक करें, तो ब्रेक करने के बाद हमें मिलता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करो तो मिलते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उनको ब्रेक करो तो क्वार्क्स मिलता है, तो हम उनको क्वार्क्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस को ब्रेक करके हम इलेक्ट्रॉन पे पहुँचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वो लिप्टन है। अब लेप्टिन क्या होता है, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में इंशाल्लाह आपको समझाएँगे। तो चार्ज का जो फ़ॉर्मेशन है, जो चार्ज मेकर है, जो चार्ज फ़ॉर्मर है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन के होने या ना होने से ही पॉज़िटिव और नेगेटिव बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बेसिक चीज़ जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं हो, अपना एटम के अंदर मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हम बेसिकली जो है, ये अज़्यूम मानते हुए चलते हैं कि भई जहाँ पर ही मैटर होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे चार्ज होगा, या रादर दैन इट विल बी बैलेंस और अनबैलेंस। और इसी वजह से हम इसको हम कहते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है? चार्ज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इट कैन एक्सिस्ट इन यूनिपोलर फॉर्म। यूनिपोलर फॉर्म का होता है जैसे मैग्नेट है। मैग्नेट में एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। आप इसको बीच में से ब्रेक कर दो, तो ऑटोमैटिकली इसके 2 पोल्स जो हैं वो यहाँ पर जनरेट हो जाएँगे। लेकिन चार्ज जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म में प्लस और माइनस की फॉर्म में एक्सिस्ट कर सकता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम लोग चार्ज की टाइप्स के हवाले से बात करें, तो चार्ज की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं भई। इनमें से एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखें भई, जो चार्ज है वो ऐसे बनता है। ये न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ प्रोटॉन में, और ये आ गया इसके आस-पास रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है और आस-पास एक चीज़ रोटेट कर रही है जिसका नाम है बच्चों क्या, मेरे इलेक्ट्रॉन। अब ये बात हम बखूबी जानते हैं कि भई इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो लेट्स सपोज़ ये -1 है, तो ये हो जाएगा +1। अभी +1 और -1 दोनों मौजूद हैं, इस वक़्त ये न्यूट्रल है। अगर मैं किसी तरीके से इसको एनर्जी देके इसको आयोनाइज़ कर दूँ, तो ये -1 चला जाएगा, सिर्फ़ क्या बचेगा, +1। अब इस पूरे एटम पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर इस वक़्त एक +1 है, एक -1 है, दोनों न्यूट्रल हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मदद से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर इंड्यूस करा दूँ, तो -1 2 हो जाएँगे। तो एक तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एक अब भी एक्सिस्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों पता ही चला कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी प्रोटॉन से कम कर दी जाए तो पॉजिटिव बनता है, और किसी जगह पे ज़्यादा कर दी जाए तो नेगेटिव बनता है। यानी कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पे क्रिएट होगा पॉजिटिव, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की बच्चों मेरे एफिशिएंसी होगी, वहाँ पर क्रिएट होगा नेगेटिव। तो ये कंपैरिज़न है, जिसकी मदद से हम चार्ज को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अगर किसी बॉडी में
फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें कि यार मेरे पास ये 2 बॉडीज़ हैं और इन 2 बॉडीज़ के अंदर लेट्स सपोज़ इसके अंदर भी एक 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अंदर लेट्स सपोज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो मुझे इनके प्रोटॉन्स का नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये दोनों की दोनों नेगेटिव है। लेकिन अगर हम कंपैरिज़न में देखें तो फिर जब ये दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये 2 टाइम्स नेगेटिव है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये 2 टाइम्स पॉज़िटिव है। आई बात समझ में? मिला देंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो चार्जेज़ आपस में ऐड हो जाएँगे, फिर हम इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे और प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे भई प्रोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है। लेकिन अगर हम खाली इनको ऊपर से देखें इस तरह से तो ये चीज़ इस तरह समझ में आती है। तो असल में जो चार्ज की एक्सिस्टेंसी है ना, वो कंपैरिज़न में डिपेंड करती है। जब हम एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है, किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से या कम होने की वजह से, वहाँ पे पॉज़िटिव बनता है और जिसमें नहीं होता वहाँ पे नेगेटिव बनता है। चार्ज का जो फ़ॉर्मूला है अब हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि भई चार्ज का जो फ़ॉर्मूला है, वो ये कहेगा कि भई चार्ज इलेक्ट्रॉन से बनता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नहीं हमने यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया आपके चार्ज का फ़ॉर्मूला, जिसमें जो n है बच्चों, वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये जो E नेगेटिव है ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हम सबको तकरीबन याद होता है, जो कि होता है अभी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो चार्ज भी बढ़ रहा है नेगेटिव में। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तब भी चार्ज बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है? तो ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी तरह से बच्चों याद रखनी है। अब आएँ ज़रा इसको और आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास जब किसी चार्ज को किसी जगह पे रखो, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आस-पास बनाता है ये चीज़, जिसको हम कहते हैं प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब भी कोई रीजन, कोई स्पेस जहाँ पे आप पे फ़ोर्स लग सके किसी सोर्स। अगर वो सोर्स कोई प्लैनेट है तो आप पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगेगी, अगर वो सोर्स कोई मैग्नेट है तो आप पे मैग्नेटिक फ़ोर्स लगेगी। लेकिन यहाँ पर वो सोर्स चार्ज है तो आप पे इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लगेगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं द रीजन और स्पेस इन व्हिच अ पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस some electrostatic force on it। अब जिस तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों वेक्टर से, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से और मैग्नेटिक फील्ड को हम करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। अब जरा मैं आपको चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई इस वक्त क्या होगा, तो देखो एक बात याद रखो, ये अपनी फील्ड को बाहर की तरफ इमिट करता है और ये अपनी फील्ड को अंदर की तरफ बच्चों एब्जॉर्ब करता है। इसकी फील्ड कहलाती है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब स्फेरिकली, क्योंकि चार्ज का शेप स्फेरिकल होता है और ये आप खुद बता सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब ये कहलाएगी रेडियली बच्चों इनवर्ड। ठीक है? अब जब ये दोनों एक दूसरे के आमने-सामने आते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि पॉजिटिव चार्ज जो है पुश करने की एबिलिटी रखता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पुल करने की एबिलिटी रखता है। तो यहाँ से जब फील्ड लिमिट होती है तो यहाँ से पुश होके यहाँ पे पुल हो जाती है और ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को करते हैं क्या बच्चों मेरे अट्रैक्ट। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये इसे पुश करता है, ये इसे पुश करता है। तो इनकी जो लाइन्स होती है ना पुश करने की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाती है। और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को करते हैं बच्चों रिपेल। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव पुल करता है, लेकिन अगर ये इसको पुल करे तो इसको तो इधर आना चाहिए, लेकिन पुल का रिएक्शन क्या होता है, पुश। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही काम होता है, लाइंस का शेप बिल्कुल सिमिलर होता है, बस जो एरो है वो बाहर के बजाय कहाँ पे मुड़ जाते हैं बच्चों, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये भी ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। अब समझ में आया किस तरह से काम होता है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रखूँ तो क्या इस पे फ़ोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे रखूँगा तो कोई फ़ोर्स नहीं लगेगी। वजह क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो कोई फ़ील्ड ही नहीं है
और इसको हम लोग कहते हैं प्यार से ज़ीरो फील्ड रीजन, जिसको अक्सर जगहों पे नल पॉइंट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? सो ये है पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी। अब अगर इस बात को थोड़ा-सा और डिटेल में आगे लेके चलें, तो हमारे पास जब भी हम कोई फ़ोर्स निकालते हैं, तो बच्चों फ़ोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ की तरह काम करता है, जो कि एक लॉ चार्ज पे दूसरे चार्ज की फ़ोर्स निकालता है। और ये फ़ोर्सेस जो होती हैं एक्शन रिएक्शन के तौर पे डिपेंड करती हैं, तभी हम इनको कहते हैं म्यूचुअल फ़ोर्सेस। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 2 चार्ज बना लूँ, जिसमें से एक है Q1, दूसरा है Q2, और जो दरमियान का डिस्टेंस है बच्चों, वो है R। तो लेट्स सपोज़ Q1 पे Q2 की फ़ोर्स लग रही है, 1 पे 2 की फ़ोर्स और 2 पे रिएक्शन के तौर पे 1 की फ़ोर्स लग रही है। दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोज़िट है, तभी ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है। अब अगर हम इनके हवाले से बात शुरू करें, तो लेट्स सपोज़ ये पॉज़िटिव था, ये नेगेटिव था, दोनों अट्रैक्टिव फ़ोर्स लगा रहे हैं। अब कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसके फॉर्मेलिटिकल जो एनालिसिस है उसमें इंटरेस्ट है। तो आपने इसको इस तरह से स्टार्ट किया कि भई जो दोनों की फ़ोर्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के। लेकिन देखिए, मैं बच्चों से हमेशा यहाँ पे आके पूछता हूँ कि भई दरमियान का जो डिस्टेंस है वो तो r है, तो ये r स्क्वायर क्यों आ रहा है? तो बच्चों असल में ना ये चार्जेस स्फेरिकल है, और जब स्फेरिकल चार्ज को रखो, तो स्फेरिकल चार्ज की जो फ़ील्ड है वो बिल्कुल सोर्स जैसी बनती है, यानी कि कैसी बनती है बच्चों मेरे? स्फेरिकल बनती है। आई बात समझ में आपके? जो फ़ील्ड है बेटा वो किस शेप की बनती है? स्फेरिकल बनती है। अब जब ये फ़ील्ड निकल के यहाँ पे जाती है, तो ये यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब भी किस फ़ॉर्म में होती है? स्फेरिकल की फ़ॉर्म में होती है। आई बात समझ में? इस तरह से। अब अगर आप देखो, तो आप इन चार्जेस को जितना दूर करोगे, स्फीयर्स का एरिया उतना बढ़ेगा, और जितना करीब करोगे स्फीयर्स का एरिया उतना कम होगा। और जो स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, उनके स्फीयर का एरिया, स्फेरिकल सरफेस एरिया जो होता है, वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो सर अब ये 4 पाई कहाँ चला गया? आइए दिखाते हैं आपको। इनको कंबाइन करके रखें, तो इनके साथ एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम कहते थे कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक बात है? और जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, वैसे तो उसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। और ये बेसिकली ये बताता है कि भई मीडियम के अंदर कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है फ़ील्ड को रोकने के लिए। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, तो ये ब्रेक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। अब अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 1 एप्सिलॉन नॉट अलग कर लिया और ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन A। तो ये बन जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो जैसे कि हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो कि बराबर होती है बच्चों 8.85 10 रेज़ टू द पावर -12 की। अब देखिए इन दोनों का इन्वर्स है, तो ये असल में इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये जो है ना, ये बेसिकली बताता है कि जो मीडियम है, जो वैक्यूम या जो एयर है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है फ़ील्ड को रोकने की। अगर हम एयर के अलावा की कोई मीडियम की बात करें, तो उसके साथ एक और कांस्टेंट जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, जिसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, अगर मैं इस फ़ॉर्मूले को यूँ लिखूँ, तो इस वक़्त ये फ़ॉर्मूला फ़ोर्स देगा तब जब चार्जेस एयर में है। लेकिन अगर मैं इसी फ़ॉर्मूले के साथ ये फैक्टर लगा दूँ, तो ये मुझे फ़ोर्स देगा तब जब चार्जेस एयर में नहीं होंगे बल्कि किसी मीडियम में होंगे। और अब अगर आप बच्चों मेरे इस चीज़ को गौर से देखो, और इस चीज़ को गौर से देखो, तो ये तो सेम है। तो ये बन जाएगा एफ डैश इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू एफ। तो ये बन जाता है फ़ॉर्मूला। और एप्सिलॉन आर जो है ना, अभी उसकी वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। और एयर की नहीं, इसकी जो वैल्यू है उसको अप्रॉक्सिमेटली 1 ले लिया जाता है, 1.003 होती है, लेकिन वैक्यूम और एयर की नहीं हम सेम लेते हैं।
अब समझाने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज़ 2 चार्जेज़ हैं, Q1 और Q2 ये दोनों एयर में हैं, तो फ़ोर्स इनके दरमियान की है 10। जैसे ही मैंने इन दोनों चार्जेज़ को बच्चों वाटर के अंदर रखा, तो पता चला फ़ोर्स हो गई 5 न्यूटन यानी कि हाफ़ हो गई। तो हाफ़ ये 10 था, ये डिवाइड में 2 आया, तो ये हाफ़ हुआ ना। इसी तरह से अगर मैं इनको ऑयल के अंदर रखूँ, तो पता चला कि जो फ़ोर्स है वो हो गई 1 न्यूटन। तो ये 10 था डिवाइड में 10 आया, तो फिर ये 1 हुई ना। तो इसका मतलब जैसे-जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, फ़ोर्स का ट्रांसफ़र मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो मीडियम है वो इतना ज़्यादा डेंसर हो जाता है कि वो फ़ोर्स को इतनी आसानी से पास होने नहीं देता। तो ये होती है इसकी सिग्निफिकेंस और ये वाला फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है और इस फ़ॉर्मूले को अगर हम थोड़ा-सा रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन r इज़ इक्वल्स टू एयर की फ़ोर्स अपॉन मीडियम की फ़ोर्स और ये यूनिटलेस होता है, रेशो है ना? तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह